हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टर से। देखिए, स्टार्टिंग में इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा बेसिक रोड मैप मैं आपको दे दूंगा कि सेक्शंस कौन कौन से पढ़ने हैं, क्या मतलब है डायरेक्टर्स का, क्या रोल है डायरेक्टर्स का, क्या कैपेसिटी है उनकी। तो अगले काफी देर तक कोई सेक्शन हम स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, जो सेक्शंस हमें पढ़ने हैं डायरेक्टर्स को लेकर, वो सेक्शंस हैं एग्रीगेट। अगर आप बात करें 149 से लेकर 205 तक, 149 से लेकर 205 तक, इसे मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आप बुक में रिफर करें, इंडेक्स अगर आप रेफर करें, 6 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है ये है डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, इन चीजों को लेकर। सेकेंड पार्ट है एमपी के अपॉइंटमेंट, उसकी रेम्युनरेशन को लेकर। तीसरा है बोर्ड की पावर्स को लेकर। कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट, आरपीटीज, उनका है लोन, मतलब पार्ट 4 है। पार्ट 5 है कमिटीज को लेकर, और पार्ट 6 है बोर्ड मीटिंग को लेकर। तो 6 पार्ट में करीब करीब हमने डिवाइड किया है। लेक्चर्स जो लगेंगे इसमें 6 के 6 पार्ट कंप्लीट करने में करीब करीब 22 से 23 लेक्चर डायरेक्टर्स में लगेंगे इस वॉल्यूम के अंदर, ठीक है ना। हाँ, पूरा डायरेक्टर्स ही है इस वॉल्यूम के अंदर। इस वॉल्यूम में पूरे सारे के सारे प्रोविजन डायरेक्टर को लेकर है, और करीब करीब 22 से 23 लेक्चर लगेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता रहा हूं। देखिए, सेक्शन की लिस्ट मैंने आपको दे दी, ये सेक्शन की लिस्ट है, और ये हमने इस तरीके से अरेंजमेंट किया है सेक्शंस का, ठीक है ना। पार्ट 6 तक हमें जाना है। जिस ऑर्डर में दिया गया उसी ऑर्डर में पढ़ेंगे। पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4, फिर पार्ट 5 और पार्ट 6। थोड़ा बेसिक डिस्कशन में बात करते हैं। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टर? डायरेक्टर का मतलब क्या है? देखिए, कंपनी में, किसी भी कंपनी में 2 तरह के पर्सन्स होते हैं। एक वो जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर्स, लेकिन शेयर होल्डर्स के पास ना इतना समय है, ना इतना एक्सपर्टाइज है कि वो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर पाए। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में करीब करीब 34 लाख शेयर होल्डर्स हैं। अब ये 34 लाख शेयर होल्डर कहां कंपनी में आएंगे, कैसे कंपनी चलाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। ना उनके पास समय है, ना एक्सपर्टीज है। वर्ल्ड में हर जगह फैले हुए हैं। तो ये 34 लाख शेयर होल्डर बोर्ड में कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे, और वो पर्सन्स कंपनी को संभालते हैं शेयर होल्डर के बिहाफ में। कहीं ना कहीं वो जो पर्सन्स अपॉइंटेड हैं बोर्ड में, वो शेयर होल्डर के एजेंट के तौर पे काम करते हैं। दे आर एक्टिंग एज एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो जिन लोगों को आपने बोर्ड में अपॉइंट किया, आप उन्हें क्या बोलते हैं? दे आर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। दोनों का अपना अलग अलग काम है। शेयर होल्डर का काम है कैपिटल कंट्रीब्यूट करने का, और डायरेक्टर का काम है बेसिकली कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने का। जो अफेयर्स को मैनेज करेगा वो है डायरेक्टर, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा वो है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर आपके डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। कंपनी के ऑर्डिनरी बिजनेस को, कंपनी के रोजमर्रा के काम को, कंपनी के डेली अफेयर्स को डायरेक्टर संभालते हैं, बोर्ड संभालते हैं। अगर किसी सेक्शन में, किसी प्रोविजन में कभी लिखा हुआ मिल जाए आपको कि ये एक्ट कंपनी ने करना है, तो वो एक्ट शेयर होल्डर नहीं करेंगे। कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जनरल अफेयर्स होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, कंपनी का। साथ में शेयर होल्डर के पास भी कुछ अधिकार होते हैं। वो अधिकार शेयर होल्डर को दिए जाते हैं अलग अलग सेक्शंस के अंदर। जैसे कि अलग अलग सेक्शंस में कहीं लिखा हुआ होता है कि ये रिजोल्यूशन आप पास करें जनरल मीटिंग में, यहां आप मेंबर से पूछिए, यहां आप शेयर होल्डर से पूछिए, यहां आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करिए, यहां स्पेशल रिजोल्यूशन पास करिए। उन सारी जगहों पे शेयर होल्डर से पूछना होगा। लेकिन अगर किसी भी सेक्शन में कुछ भी नहीं दिया गया, तो कंपनी के जो डेली अफेयर्स उसे मैनेज कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब तक शेयर होल्डर का जिक्र ना हुआ हो, कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कौन करता है? बोर्ड। हाँ, शेयर होल्डर के बारे में अगर लिखा है कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करवाएं शेयर होल्डर से, तो वो शेयर होल्डर करेगा। अदरवाइज शेयर होल्डर कैन नॉट इंटरफेयर इनटू डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। डे टू डे अफेयर्स को मैनेज बोर्ड करता है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। ना बोर्ड की पावर्स को टेक ओवर कर सकते हैं। और जहां अधिकार शेयर होल्डर के पास है, वो अधिकार शेयर होल्डर के पास रहेगा, बोर्ड उसे टेक ओवर नहीं कर सकता। दोनों के अपने एक्सक्लूसिव राइट है, उनके पास रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो जहां तक डायरेक्टर्स की मीनिंग की बात है, आप सामने देखना क्या लिखा है। वो पर्सन जो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करेगा, हु मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इज नोन एज द डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी।
साथ में डायरेक्टर की जरूरत क्यों है? मैंने आपसे कहा मेंबर डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना तो उनके पास एक्सपर्टीज है, ना ही उनके पास इतना समय है कि वो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर पाए। इसलिए वो किसको अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर से अपॉइंट होंगे डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। डायरेक्टर्स को इंडिविजुअली आप डायरेक्टर्स बोलेंगे, लेकिन कलेक्टिवली आप बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है सिंपली द बोर्ड, दोनों नाम बोल सकते हैं। अगर कहीं भी आपको लिखा हुआ मिले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड, दोनों की मीनिंग सेम है, ठीक है ना। डायरेक्टर्स की जो कलेक्टिव बॉडी होगी उसे आप बोर्ड डायरेक्टर्स कहते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स द कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स की कलेक्टिव बॉडी है आप उसे क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सिंपली द बोर्ड। इज इट क्लियर? जो डेफिनेशन डायरेक्टर की, अगर आप डेफिनेशन की बात करें, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी, जिसे बोर्ड में अपॉइंट किया गया है, आप उसे कंपनी का डायरेक्टर मानेंगे। अगर अपॉइंटमेंट हुआ है तो आप डायरेक्टर हैं, अगर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो आप डायरेक्टर नहीं हैं। अपॉइंटमेंट होना जरूरी है एज द डायरेक्टर। कहां अपॉइंटमेंट होना जरूरी है? बोर्ड में। और बोर्ड का मतलब क्या है? जो डायरेक्टर्स की कलेक्टिव बॉडी होगी आप उसे क्या मानेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सिंपली द बोर्ड। इज इट क्लियर? दो डेफिनेशन में आपको सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूं। डायरेक्टर मीन्स जिसका अपॉइंटमेंट किया है आपने एज अ डायरेक्टर, इसका अपॉइंटमेंट किया आपने एज अ डायरेक्टर। जहां तक बोर्ड की बात है, बोर्ड मींस कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स इज नोन एज बोर्ड। इज इट क्लियर? अब ये रिलायंस के अंदर मुकेश अंबानी इज द डायरेक्टर। अब जब कलेक्टिव बॉडी की आप बात करेंगे, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं RIL के, ये सारे के सारे डायरेक्टर्स हैं, ये कलेक्टिव मिलकर क्या बनेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना। डायरेक्टर्स के अलग अलग रोल हैं कंपनीज के अंदर, अलग अलग रोल प्ले करता है वो। जैसे कि पहला रोल है फिड्यूशरी कैपेसिटी। फिड्यूशरी कैपेसिटी ये क्या होता है सर? शेयर होल्डर ने पूरी कंपनी आपको सौंप दी, पैसा डायरेक्टर का लगाया क्या? किसका पैसा लगाया कंपनी में? शेयर होल्डर का। आपके भरोसे कंपनी छोड़ दी कि आप कंपनी चलाइए। कहीं ना कहीं भरोसा दिखाया है किसने? शेयर होल्डर ने। किसके ऊपर? डायरेक्टर के ऊपर। डायरेक्टर और शेयर होल्डर का जो रिलेशन है वो है ट्रस्ट का रिलेशन, वो है ट्रस्ट का रिलेशन। डायरेक्टर की ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो ट्रस्ट के रिलेशन को कैरी करेगा। वो ट्रस्टवर्दी कैपेसिटी में काम कर रहा है। फिड्यूशरी कैपेसिटी मींस ट्रस्टवर्दी कैपेसिटी में आप ट्रस्ट का रिलेशन बनाकर रखे। जब जब डायरेक्टर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा रादर देन कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, यार ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्टर को आपने अपॉइंट किया, अपने लिए काम करेगा, स्टेक होल्डर के लिए काम करेगा, स्टेक होल्डर के लिए काम करेगा। लेकिन अगर डायरेक्टर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, जैसे सत्यम के केस में हुआ, सत्यम में क्या हुआ? सत्यम में इन्होंने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रमोट किया, राजू ने अपने पर्सनल वेल्थ पे ध्यान दिया रादर देन प्रमोटिंग द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। तो जब जब आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज करेंगे, आप स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाओगे, तो आप मानेंगे वहां पे डायरेक्टर ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। क्या किया है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। रीजन बीइंग उसका रिलेशन कैसा है? ट्रस्ट का रिलेशन है। आप किसी कोर्ट का जजमेंट कभी पढ़े, डिसीजन आते हैं कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे डायरेक्टर्स ने गिल्टी पाए जाते हैं, जहां उन्होंने फ्रॉड किया होता है, तो कोर्ट ये फ्रेज जरूर इस्तेमाल करता है कि डायरेक्टर्स हैव बीन फाउंड गिल्टी फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इन्हें दोषी पाया गया किस चीज के लिए? फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। रीजन बीइंग ट्रस्ट का रिलेशन आप कैरी कर रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। फिड्यूशरी कैपेसिटी में फर्स्ट पॉइंट पढ़े जरा क्या लिखा है, एक बार रीड करते हैं। द डायरेक्टर स्टैंड इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी towards the company which imposes a duty on them to act on behalf of a company with good faith, care and skill and due diligence। आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप गुड फेथ में काम करें, कंपनी के बिहाफ में सावधानी, केयर, स्किल के साथ, डिलीजेंस के साथ। जो ट्रांजैक्शन आप करेंगे वो ट्रांजैक्शन कैसे होनी चाहिए? प्रॉपर एंड फेयर। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने गलत किया, आपने फेयर तरीके से काम नहीं किया, तो आप लायबल है किस चीज के लिए? फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
इतना क्लियर है? सेकंड, बिल्कुल वही बात है, ट्रस्टी। जो पैसा कंपनी में, वो पैसा डायरेक्टर का है क्या? पैसा किसका है? शेयर होल्डर का। तो डायरेक्टर अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं करेगा, वो काम करेगा स्टेक होल्डर के बेनिफिट के लिए। और जब कोई पर्सन दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करता है, आप उसे क्या बोलते हैं? ट्रस्टी। जिसके बेनिफिट के लिए काम करता है उसे क्या बोलते हैं? बेनिफिशियरी। तो आप एज अ ट्रस्टी काम करेंगे, एज अ ट्रस्टी काम करेंगे। जो प्रॉपर्टी आपको सपोर्ट की गई है, जो पैसा कंपनी का आपके पास है, वो पैसा आपका नहीं है, वो पैसा किसका है? शेयर होल्डर का। आपको सबके इंटरेस्ट में, सबके ट्रस्ट के लिए काम करना है। पढ़ना जरा क्या लिखा है? डायरेक्टर्स आर ट्रस्टीज ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी एज वेल एज of the parts entrusted to them. As trustees, they must take reasonable care of the properties and account for them. ठीक है ना? तीसरी जिम्मेदारी, तीसरा रोल आपका एजेंट। मैंने आपसे पहले भी कहा, अपॉइंटमेंट किसने किया है? शेयर होल्डर ने। हटाने का अधिकार भी किसके पास होगा? शेयर होल्डर के पास। आप एज एन एजेंट काम कर रहे हो। बड़ी पुरानी एक थ्योरी है इंग्लैंड की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, 1920s की। उसमें बोला गया कि शेयर होल्डर अपॉइंटमेंट करते हैं किसका? डायरेक्टर्स का। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स कहलाते हैं एजेंट और शेयर होल्डर कहलाते हैं प्रिंसिपल। हटाने का अधिकार भी उनके पास, लाने का अधिकार भी उनके पास, सारे अधिकार उनके पास। वो है आपके प्रिंसिपल, आप क्या हो? एजेंट। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एजेंसी का रिलेशन है। कौन सा? एजेंसी का रिलेशन है। उस थ्योरी को आप बोलते हैं एजेंसी थ्योरी, एजेंसी थ्योरी। और कई बार ऐसा होता है, जब ऐसा लगता है कि एजेंट मतलब कि डायरेक्टर अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकता है और कॉम्प्रोमाइज करेगा कलेक्टिव इंटरेस्ट को, तो फिर आप प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं शेयर होल्डर कि किस तरीके से डायरेक्टर को रोक सकते हैं, उसके अफेयर्स को चेक कर सकते हैं। उसमें से पहला मेजर होता है ऑडिट। आप ऑडिट करवाइए। ऑडिट करवा के शेयर होल्डर डायरेक्टर के एक्शंस को, डायरेक्टर के अफेयर्स को सुपरवाइज करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, और अगर गलतियां की तो उसे पकड़ा सकते हैं। ठीक है ना? पढ़ना जरा ये पॉइंट क्या लिखा है? डायरेक्टर्स एज एजेंट डू नॉट इनकर एनी लायबिलिटी फॉर एक्ट डन विच आर विद इन द स्कोप ऑफ देयर अथॉरिटी। दे मे बी हेल्ड पर्सनली लायबल, ऑब्वियस सी बात है, ओनली व्हेन दे एक्सीड देयर पावर्स। अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करेंगे तो आप पर्सनली लायबल होंगे। बहुत पहले आपने कभी पढ़ा हुआ कॉर्पोरेट वील के बारे में। कॉर्पोरेट वील क्या बोलती है? जनरली डायरेक्टर एक्ट करेगा, डायरेक्टर लायबल है कंपनी, कंपनी। लेकिन अगर वो मिसकंडक्ट करेगा, फ्रॉड करेगा, तो लायबल कौन होगा? पर्सनली डायरेक्टर। ठीक है ना? बिल्कुल। कंपनी में दो तरह के पार्टनर्स होते हैं। पार्टनर्स, पार्टनर वर्ड यूज नहीं होता, लेकिन जनरली हम बात करें, दो तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। एक वो जो ओनरशिप कैरी करते हैं, जो पैसा लगाते हैं, वो है शेयर होल्डर। और एक वो जो मैनेजिंग पार्टनर, जो मैनेज करते हैं। तो मैनेजिंग पार्टनर कौन है? शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है। क्यों? उसने अफेयर्स को मैनेज करना है। कंपनी के लिए वो मैनेज करेगा, अपने लिए मैनेज करेगा, शेयर होल्डर के लिए मैनेज करेगा। इतना क्लियर है? सिर्फ बोलने के लिए मैनेजिंग पार्टनर है, पार्टनरशिप एक्ट मत लगा देना कि पार्टनर की जैसे उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। लिखा हुआ है इसमें, डू नॉट हैव ऑल द पार्ट्स और लायबिलिटीज ऑफ द मैनेजिंग पार्टनर्स। इतना क्लियर है? चार रोल मैं आपको बता चुका हूं। जब डायरेक्टर के पहला रोल क्या है? फर्स्ट इज फिड्यूशियरी कैपेसिटी, ट्रस्ट का रिलेशन है, सबके भले के लिए काम करना है आपने। एज अ ट्रस्टी आप काम करेंगे, एज अ एजेंट आप काम करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है? यू विल एक्ट एज द मैनेजिंग पार्टनर्स। हाँ, फिड्यूशियरी और नहीं, अलग अलग वर्ड है। देखिए, ट्रांसपेरेंसी का एस्पेक्ट है, फिड्यूशियरी आपका एक रोल है। जब आप फिड्यूशियरी कैपेसिटी में काम करेंगे तो यू हैव टू एक्ट ट्रांसपेरेंट। अपने फिड्यूशियरी रोल को सही इंसाफ देने के लिए आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट तो एक मेजर हो सकता है, वो रोल नहीं है आपका, फिड्यूशियरी रोल है। फिड्यूशियरी के उस रोल के अंदर ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी, फेयरनेस भी आ जाएगा। ठीक है ना? अगला है ऑफिसर्स। अब बात समझना ध्यान से। इस वॉल्यूम में मैंने सेक्शन 2 भी रखा हुआ है। सेक्शन 2, सेक्शन 2 किस चीज का है? डेफिनेशन का। बहुत सारी जगहों पे डेफिनेशन आएंगी, बहुत सारी जगहों पे। ठीक है ना? तो डेफिनेशन को भी हम डिस्कशन करेंगे, इसलिए सेक्शन 2 मैंने रखा है। स्टार्ट करने से पहले डायरेक्टर का रोल मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ध्यान रखना आप। देखिए, ये दो डेफिनेशन आपके सामने है, दो। ठीक है ना? अब देखिए,
यहां पे अगर आप बात करें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफिसर की, ऑफिसर को डिफाइन कहां किया है? ऑफिसर में पहला पर्सन कौन लिखा है? एनी डायरेक्टर, एनी मींस चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, एग्जीक्यूटिव हो, नॉन एग्जीक्यूटिव हो, हर डायरेक्टर को आप क्या मानेंगे? ऑफिसर। कंपनी का हर एक डायरेक्टर ऑफिसर है। शायद आपने कभी केएमपी वर्ड सुना हो, केएमपी, की मैनेजरियल पर्सोनल। जहां तक केएमपी की बात है, ध्यान रखना, हर डायरेक्टर केएमपी नहीं होगा। केएमपी होते हैं दो तरह के डायरेक्टर्स। कौन कौन से? तो एवरी डायरेक्टर इज एन ऑफिसर, बट एवरी डायरेक्टर इज नॉट अ केएमपी। केएमपी सिर्फ दो लोग होंगे, दो तरह के डायरेक्टर्स। कौन कौन से? ठीक है ना, कहीं लिख दो हेडर में बात, कहीं हेडर में बात लिखो, एवरी डायरेक्टर इज एन ऑफिसर, एवरी डायरेक्टर इज एन ऑफिसर, but every director is not a KMP. ठीक है, क्लियर है? अब देखो इसके नीचे डेफिनेशन दिए, कौन सी आप देखना, ऑफिसर विद इन डिफॉल्ट। जब आप पेनाल्टीज पढ़ते हैं, पेनाल्टीज, तो पेनाल्टीज में बहुत जगहों पे आता है ये पेनाल्टी लगेगी किसके ऊपर? ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर। तो क्लैरिटी नहीं होती कि सर वो डायरेक्टर होगा या ऑफिसर होगा। ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन सिर्फ एक पर्पस के लिए है, पेनाल्टी इंपोज करने के लिए। बहुत सारी जगहों पे आपको पेनाल्टी मिलती है जो किसके ऊपर लगती है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर। क्या हर डायरेक्टर ऑफिसर इन डिफॉल्ट है? क्या लिखा है समझना, केएमपी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा, होल्ड एंड डायरेक्टर ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा। अगर किसी कंपनी में केएमपी नहीं है तो स्पेसिफाइड डायरेक्टर होगा कि आपका ऑफिसर इन डिफॉल्ट, और अगर स्पेसिफाइड डायरेक्टर भी नहीं है तो एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि सारे के सारे डायरेक्टर्स क्या बन जाएंगे? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अरे ये बात समझ, बिल्कुल समझ लेना बात को, क्लियर, मतलब आगे आपको बहुत बार ये टर्म मिलेगा, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा इस वॉल्यूम के अंदर कहीं भी। सारे डायरेक्टर्स ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं है। अगर केएमपी है वेल एंड गुड, अगर केएमपी नहीं है, स्पेसिफाइड डायरेक्टर होगा ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। अगर स्पेसिफाइड डायरेक्टर भी नहीं है तब जाकर सारे डायरेक्टर क्या होंगे? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। क्यों पढ़ रहे हैं डेफिनेशन? ये डेफिनेशन क्यों लगी कंपनी के अंदर? जो पेनाल्टी दी गई है, पेनाल्टी किसके ऊपर लगती है? ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट के ऊपर। ठीक है ना? तो अनकंडीशनली हर डायरेक्टर ऑफिसर है, अनकंडीशनली। बट हर डायरेक्टर ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा सब्जेक्ट टू द कंडीशन। विच कंडीशन? when there is no KMP and when there is no specified director. इतना क्लियर है? फूटर में एक पॉइंट लिखें, उसी पेज में लिख सकते हैं हम नीचे, टॉप बॉटम मार्जिन के नीचे। एवरी डायरेक्टर is not officer who is in default. Officer who is in default. Full stop. But if company is having no KMP and neither having any specified director, yes, director specified, neither having any
director specified, comma, then all the directors will be officer who is in default. All the directors will be officer who is in default. इतना क्लियर है? डन? क्लियर है? अब देखो 6 रोल हमने देखे हैं बुक के अंदर, आपके नोट्स के अंदर भी ये होगा, हाईलाइट करना फटाफट से। दोबारा रिकैप कर रहे हैं। पहला रोल कौन सा डायरेक्टर का? फिड्यूशरी कैपेसिटी। फिड्यूशरी कैपेसिटी मींस प्रॉपर तरीके से काम करेगा गुड फेथ में, केयर और ड्यू डिलिजेंस के साथ। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आप मानेंगे उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया होगा, ठीक है ना। साथ में वो ट्रस्टवर्दी कैपेसिटी होल्ड करेगा। डायरेक्टर आर बेसिकली एक्टिंग एज ट्रस्टीज, तो उसे प्रॉपर्टी और कंपनी के हिसाब किताब का प्रॉपर तरीके से केयर करना है। तीसरा, वो एक्ट करेगा एज एजेंट, मैनेजिंग पार्टनर के तौर पे एक्ट करेगा। रीजन बीइंग वो कंपनी के अफेयर्स को संभालेगा। ऑफिसर इंक्लूड एवरी डायरेक्टर, मैं फिर बोल रहा हूं, कंपनी का हर एक डायरेक्टर ऑफिसर जरूर है, लेकिन क्या हर डायरेक्टर को आप वहां पर ऑफिसर इन डिफॉल्ट मानेंगे? कंडीशनल है ये पॉइंट। ये पॉइंट कैसा डिसेज लिख देना वहां पे, अनकंडीशनल, ठीक है ना। अदरवाइज क्या लिखा हुआ है कि केएमपी होगा। अगर केएमपी नहीं है तो फिर डायरेक्टर स्पेसिफाइड, और अगर डायरेक्टर स्पेसिफाइड भी नहीं है तो फिर सारे के सारे डायरेक्टर्स बनेंगे वहां ऑफिसर इन डिफॉल्ट। इतना क्लियर है? डन? तो ये पॉइंट कैसा हो गया? दिस पॉइंट इज बेसिकली कंडीशनल। डन? आगे बढ़े, चलिए। कुछ और बेसिक 2-4 चीजें हैं डायरेक्टर्स को लेकर, उससे पहले वर्कआउट करते हैं, फिर सेक्शन में आएंगे। सेक्शन नहीं पढ़ा है मैंने आपको, ठीक है। सिर्फ ऑफिसर में कुछ डेफिनेशंस बता दिए। 1-2 डेफिनेशन मैंने आपको पहले कराई थी। एक डायरेक्टर की डेफिनेशन है अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी, ये मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है ना। डन? देखिए, और कुछ बेसिक चीजें हैं डायरेक्टर्स को लेकर, आप देखना सामने। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं डायरेक्टर्स को लेकर। स्टार्ट करने से पहले वो बेसिक क्वेश्चंस पहले वर्कआउट कर लेते हैं, उसके बाद सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। पहला, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टर? The person who manage the affairs of the company is known as director. पढ़ते हैं ना आप साथ साथ में। जैसे आपने अपॉइंट किया जो अफेयर्स को मैनेज करेगा, आप उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्टर। अगला है, व्हाट डू यू मीन बाय बोर्ड? द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स इज नोन एज बोर्ड। तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड इज, हु कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर? एक बात ध्यान रखिए हमेशा, इंडिविजुअल डायरेक्टर बनेगा। किसी भी बॉडी, कॉर्पोरेट, फर्म, सोसाइटी, ट्रस्ट, फर्म, किसी को भी आप डायरेक्टर नहीं बना सकते। ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल विल बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो हम पढ़ेंगे। डिन लेना पड़ता है, सुना है आपने डिन? डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। कुछ डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन फेस नहीं करेगा, बट द बेसिक कंडीशन इज यू शुड बी एन इंडिविजुअल। इज इट क्लियर? डन? अगला क्वेश्चन है, क्या हर इंडिविजुअल एंटाइटल है डायरेक्टर बनने के लिए? बिल्कुल, हर एक इंडिविजुअल डायरेक्टर बन सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए और उसके पास डिन होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? डिन। ठीक है ना, पढ़ना जरा क्या लिखा है इसमें। हर पर्सन डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन 152 कहता है कि आपको डायरेक्टरशिप तभी मिलेगी, आप डायरेक्टर तभी बनेंगे जब आपके पास क्या होगा? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला क्वेश्चन है, डिन को अलॉट कौन करेगा सर? जो डिन आप लेंगे, डिन को अलॉट करेगी भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्या किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत है डायरेक्टर बनने के लिए? किसी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए। लालू के बेटे भी डायरेक्टर है कंपनीज के अंदर। किसी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हां, इतना जरूर है, दो बातें समझना बहुत ध्यान से। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसको अपॉइंट करते हैं आप, तो बोर्ड से अपॉइंट करने से पहले देखता है कि वो पर्सन शुड बी ऑफ प्रॉपर एक्सपीरियंस, प्रॉपर एक्सपर्टीज एंड प्रॉपर इंटीग्रिटी। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस हो जाए 15-20 साल का, उन्हें कंपनी अपॉइंट करती है एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो उसको कंसीडर करती है कंपनी किसके अपॉइंटमेंट के वक्त? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के वक्त। वो भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन हां लिखा जरूर है कि बोर्ड के नजरिए में वो क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस। बोर्ड के नजरिए में एक्सपर्टीज होना चाहिए उसके पास, और बोर्ड के नजरिए में इंटीग्रिटी होनी चाहिए उसके पास। अब वो एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज किस फील्ड में होगा वो बोर्ड तय करेगा। एमसीए ने कोई फील्ड नहीं बताया, पहली बात। दूसरी बात, बोर्ड की एक कमिटी होती है, डायरेक्टर्स 5 के अंदर आप आगे जाके पढ़ेंगे बोर्ड की कमिटीज। बोर्ड की कमिटीज 178 में लिखा है, कमिटी होती है नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, एनआरसी बोलते हैं शॉर्ट में। जिन कंपनीज में एनआरसी बनानी जरूरी है, फुल फॉर्म क्या है? नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी। वो एनआरसी डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर की रेम्युनरेशन रेकमेंड करती है बोर्ड को। वो बोलेगी, सर बोल सकती है एनआरसी, आगे पॉइंट आएगा, ध्यान रखना एनआरसी वाला। एनआरसी कह सकती है, सर हमारे यहां डायरेक्टर वही बनेगा जो मिनिमम ग्रेजुएट होगा, वो एनआरसी तय करेगी। मतलब जो भी कुछ तय करना है वो कौन तय करेगा? बोर्ड या उसकी कमिटी। एमसीए ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं दी। कोई भी पर्सन क्या बन सकता है? डायरेक्टर। द क्वालिफिकेशन कैन बी प्रिस्क्राइब बाय द एनआरसी और द बोर्ड इटसेल्फ। इज इट क्लियर? पढ़ना है इसका आंसर। द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है क्या? द आंसर इज अ बिग नो। हाउएवर द बोर्ड और द एनआरसी कैन फिक्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन, द एक्सपीरियंस, द एक्सपर्टीज एज दे डीम्स फिट। इज इट क्लियर? अगला, क्या फॉरेनर बन सकता है डायरेक्टर? बिल्कुल बन सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना आप, 2013 वाले कंपनी एक्ट में एक पॉइंट आ गया कि हर कंपनी में मिनिमम एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। सर फॉरेन सिटीजन भी बन सकता है रेसिडेंट डायरेक्टर। आपने जो बचपन से पढ़ा है टेक्स्ट के अंदर, सिटीजनशिप इज इररिलेवेंट फॉर डिसाइडिंग रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है ना। एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए? रेसिडेंट डायरेक्टर। बाकी सब नॉन रेसिडेंट तो चलेगा, लेकिन एक इंडियन रेसिडेंट होना जरूरी है। वही 182 दिन। ठीक है ना। फॉरेनर बन सकता है, बट एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए? वन शुड बी रेसिडेंट। क्लियर है? डन। क्या जरूरी है डायरेक्टर के पास शेयर होने चाहिए? इस पॉइंट को समझ लेना। क्या जरूरी है डायरेक्टर के पास शेयर होने चाहिए? पुराने कंपनीज एक्ट में लिखा था, अगर आर्टिकल बोलेगा, आर्टिकल, तो आपको शेयर खरीदने पड़ेंगे डायरेक्टर बनने के लिए। आर्टिकल कहता है 3 शेयर होने चाहिए कम से कम, तो खरीदने पड़ेंगे 3 शेयर। उन शेयर्स को आप बोलते थे क्वालिफिकेशन शेयर्स। क्या बोलते थे आप? क्वालिफिकेशन शेयर। प्रॉपर सेक्शन था उसका। नए कंपनीज एक्ट में सेक्शन को ही डिलीट कर दिया। अब क्वालिफिकेशन शेयर का कोई प्रोविजन ही नहीं है। आपको डायरेक्टर बनने के लिए कोई भी शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्या डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉइज होंगे?
बताइए। सुन लो, दो डायरेक्टर ऐसे हैं जो डायरेक्टर भी हैं और एम्प्लॉइज भी। ध्यान रखना, वो है एमडी और होल टाइम डायरेक्टर। और वो डायरेक्टर जो डायरेक्टर प्लस एम्प्लॉय दोनों होते हैं, उन्हें आप बोलते हैं दे आर बेसिकली टर्म्ड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इतना क्लियर है? दो डायरेक्टर कंपनी डायरेक्टर भी हैं और एम्प्लॉय भी। कौन कौन? एमडी और होल टाइम डायरेक्टर। आप उन्हें क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। Not all directors are employees. If any director has accepted a separate contract, then he will be considered as employee. और कौन से डायरेक्टर एक्सेप्ट करेंगे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट? एमडी और होल टाइम डायरेक्टर। इसका सेक्शन भी आएगा बाद में। आप किसी भी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करिए, आपका एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, बॉन्ड साइन होगा। तो अगर आप किसी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर हैं और एम्प्लॉय भी हैं, तो होल टाइम डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ एज अ डायरेक्टर, उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी एज अ डायरेक्टर, आरओसी के पास फाइलिंग होगी एज अ डायरेक्टर। लेकिन जो आप एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट का अलग एग्रीमेंट जो नॉर्मली साइन होता है किसी भी नॉर्मल एम्प्लॉय के साथ, वो एग्रीमेंट इसके साथ जो साइन होगा, आप उसे मिक्स नहीं करेंगे। डायरेक्टरशिप और एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म, उसका एग्रीमेंट, उसका कॉन्ट्रैक्ट वो अलग होगा। जैसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय एग्रीमेंट करता है, वैसे ही एग्रीमेंट इनका भी होगा, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है ना? बाद में पूछना आप, ठीक है? आर डायरेक्टर्स ऑफिसर ऑफ द कंपनी। क्या डायरेक्टर कंपनी के ऑफिसर हैं? कंपनी के हर एक डायरेक्टर को आप कंपनी का ऑफिसर मानेंगे, लेकिन हर एक डायरेक्टर के ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा। ऑफिसर इन डिफॉल्ट बनने के लिए क्या सिचुएशन है? केएमपी है तो वो है, केएमपी नहीं है तो स्पेसिफाइड डायरेक्टर का, स्पेसिफाइड डायरेक्टर नहीं है तो फिर सारे के सारे डायरेक्टर्स। मिनिमम लिमिट क्या है डायरेक्टर्स की? 1 2 3, ओबीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। मैक्सिमम लिमिट क्या है सर? मैक्सिमम लिमिट है 15 की, लेकिन एसआर पास करके आप इसे बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट है 15 की, लेकिन एसआर पास करके आप इसे बढ़ा सकते हैं। पुरानी कंपनी में लिमिट थी 12 की, सेंट्रल गवर्नमेंट और एसआर दोनों की अप्रूवल लगती थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, एसआर पास करे, डायरेक्टर्स को बढ़ा दो। मैं कहता हूं जनरली कोई लिमिट ही नहीं है, 15 है, बढ़ानी है बढ़ाओ, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है ना? पढ़ना जरा। हाँ जी सर। कितनी कंपनीज में आप डायरेक्टर बन सकते हैं एक साथ? ऑडिटर के बारे में सुना है कभी? ऑडिटर के बारे में कुछ वैसा ही है। 20 कंपनी में आप डायरेक्टर बन सकते हैं एक वन पॉइंट ऑफ टाइम में, जिसमें से 10 कंपनी कैसी होंगी? कोई भी इंडिविजुअल 20 कंपनी में एक पॉइंट ऑफ टाइम डायरेक्टर बनेगा, जिसमें 10 कंपनी कैसी होनी चाहिए? पब्लिक। मतलब मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी और इन एग्रीगेट कितनी? 20। ऐसा नहीं 10 + 20, इस 10 + 10, 10 पब्लिक, रिमेनिंग कितनी? 10। देखिए ऐसा है सर, आप होल टाइम डायरेक्टर हैं तो आप एम्प्लॉय हैं कहीं पर, आप दूसरी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकते। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? ये सब आएगा। हाउ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड इन अ कंपनी। अपॉइंटमेंट कैसे होता है सर? अलग अलग तरीकों से। अगर आप बात करें पहले डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट की, फर्स्ट डायरेक्टर्स, उनका 3 तरीके। जिसका नाम आर्टिकल में लिख दिया, कंपनी बनते ही वो डायरेक्टर बन जाएगा। आर्टिकल में नाम नहीं लिखा, अपॉइंटमेंट करिए जनरल मीटिंग के अंदर। अगर नहीं हो पाते ये चीजें, तो सारे के सारे सब्सक्राइबर को कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स मान लेंगे आप। सब्सक्राइबर वर्ड सुना है आपने?
जो फाउंडर मेंबर होते हैं उन्हें क्या मान लेंगे? डायरेक्टर। अगर आर्टिकल में लिखा है कि हाँ ए बी बनेंगे फर्स्ट डायरेक्टर, तो ए बी बनेंगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो सारे के सारे सब्सक्राइबर क्या बन जाएंगे? डायरेक्टर्स। ये है फर्स्ट डायरेक्टर्स। फर्स्ट सब्सिक्वेंट मेंबर लेकर आते हैं, एजीएम में मेंबर लेकर आते हैं। कुछ डायरेक्टर्स आते हैं जो बोर्ड मीटिंग के अंदर भी आते हैं, ऑल्टरनेट है, एडिशनल है, ठीक है ना। वो कहां पे आते हैं? इन द बोर्ड मीटिंग। तो अपॉइंटमेंट अलग तरीकों से होता है। फर्स्ट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट अलग तरीके से होगा। नॉर्मली कहां पे होगा? जीएम में और बोर्ड मीटिंग में। मैं आपको बता देता हूं, बोर्ड मीटिंग में अपॉइंटमेंट आप किसका करते हैं? एडिशनल डायरेक्टर का, आप आगे पढ़ेंगे 169, ऑल्टरनेट का, नॉमिनी का। ये तीनों कहां पे आते हैं? बोर्ड मीटिंग में। नॉर्मल कोई भी डायरेक्टर कहां पे आएगा? जीएम में। और फर्स्ट डायरेक्टर कैसे आता है? या तो आर्टिकल में, या जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो क्या बन जाते हैं? फर्स्ट डायरेक्टर्स। सबके अपने अलग अलग तरीके हैं, ठीक है ना। अगला, टेन्योर क्या है डायरेक्टर का? सबसे फोरमोस्ट क्वेश्चन है। किसी भी कंपनी में डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा, उसका टेन्योर कितने साल का है? कोई टेन्योर नहीं है सर। अलग अलग डायरेक्टर्स के अलग अलग टेन्योर हैं। इंडिपेंडेंट का 5 साल का, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का 3 साल का, नॉर्मल एमडी और होल टाइम डायरेक्टर का 5 साल का। नॉर्मल डायरेक्टर का कोई टेन्योर ही नहीं है। इंडिपेंडेंट 5 साल, एमडी होल टाइम 5 साल, एसएसजी का 3 साल। नॉर्मल डायरेक्टर का अपना कोई टेन्योर ही नहीं है, तो फिर कैसे रिटायर होगा वो? आप आगे पढ़ेंगे, पब्लिक कंपनी में एक प्रिंसिपल लगता है, प्रिंसिपल रोटेशन का। उसमें क्या होता है? टोटल डायरेक्टर्स के 2/3 ये होंगे रोटेशनल डायरेक्टर्स। क्या होंगे ये? रोटेशनल डायरेक्टर्स। अगर 12 हैं तो रोटेशनल कितने हो गए? इसके 1/3 हर एजीएम में रिटायर होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनना इस बात को ध्यान से, बहुत ज्यादा क्लैरिटी रहेगी आपको इस चैप्टर को पढ़ते वक्त। इंडिपेंडेंट का टेन्योर फिक्स है, एमडी का टेन्योर फिक्स है, होल टाइम का टेन्योर फिक्स है, एसएसडी का टेन्योर फिक्स है। नॉर्मल डायरेक्टर का कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं है, ऑर्डिनरी का। पब्लिक कंपनियों कैसे रिटायर होगा? प्राइवेट कंपनी में होल टाइम मतलब लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट करना है। डायरेक्टर फॉर लाइफ टाइम बोलते हैं जनरली आप, वो लाइफ टाइम रहेगा। मैं अपनी कंपनी का डायरेक्टर कैसे हटूंगा सर? मैं हट गया, कौन चलाएगा कंपनी? प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। तो सर क्या पब्लिक कंपनी में मुकेश अंबानी हट जाएगा? सर एमडी का टेन्योर फिक्स है 5 साल का, वो जहां रिटायर हुआ उसको रीअपॉइंट कर दिया आपने। और क्यों नहीं होगा यार? इंडिपेंडेंट के रीअपॉइंटमेंट को लेकर कंडीशंस हैं, ठीक है ना। मैं अपनी कंपनी का एमडी पब्लिक कंपनी फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या दिक्कत है? 5 साल चलता रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, नॉर्मल डायरेक्टर का, ऑर्डिनरी डायरेक्टर का कोई भी टेन्योर नहीं है। पब्लिक कंपनी में ऐसे होगा, प्राइवेट में उसे अपॉइंट करिए, वो रहेगा डायरेक्टर फॉर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या रिजाइन कर सकते हैं अपने टेन्योर से पहले? ही तो मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर देता हूं, आप पढ़ लो एक बार। ठीक है। क्या रिजाइन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, बिल्कुल कर सकता है। नोटिस देगा एक कंपनी को, एक आरओसी को, ठीक है ना। डन। क्या हटा सकते हैं आप उसको? बिल्कुल हटा सकते हैं। आपको जनरल मीटिंग में ओआर पास करना पड़ेगा। ओआर मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ठीक है। हाँ, क्या डायरेक्टर को कंसीडरेशन मिलेगा? तो और किस लिए आएगा भाई वो?
क्या कंसिडरेशन मिलेगा डायरेक्टर्स को? कंसिडरेशन मिलता है अलग अलग फॉर्म में। एक जो आप उसको फीस देते हैं उसे आप बोलते हैं एमआर। पढ़ा हुआ आपने अकाउंट्स के अंदर इंटरमीडिएट में, मैनेजर रेम्यूनरेशन पढ़ा है। 1%, 3, 5, 10, 11% वो। दूसरा, वो मीटिंग को अटेंड करता है, मीटिंग को अटेंड करने के लिए उसको मिलेगी सिटिंग फीस। तीसरा, कई बार कंपनी उसको देती है स्टॉक ऑप्शंस। इंडिया में थोड़ा अनकॉमन है, फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा कॉमन है स्टॉक ऑप्शंस। 3 तरह से आप पैसा अपने घर लेकर जाते हैं। पहला है एमआर, दूसरा है सिटिंग फीस और तीसरा है स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है ना? सर कैसे देंगे? या तो फिक्स दे दो, ये 2 लाख रुपए महीने का, 2.5 लाख रुपए महीने का, या परसेंटेज से नेट प्रॉफिट का इतने %, नेट प्रॉफिट का इतने %। फिक्स्ड है, वेरिएबल है, दोनों रखना है, जैसा रखना है वैसा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट माननी पड़ती 197 की। ठीक है? क्या डायरेक्टर लायबल है किसी ऑफिस में? बताया आपको, हर डायरेक्टर ऑफिसर इन डिफॉल्ट बन सकता है। अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट है तो ऑब्वियस सी बात है वो लायबल होगा ऑफेंस के अंदर। ठीक है ना? डन। ये बेसिक डिस्कशन है, मैंने कोई सेक्शन नहीं बढ़ाया आपको इसके अंदर अभी तक, सिर्फ बेसिक चीजें बताई है। ठीक है? जो पहला सेक्शन हमने स्टार्ट करना है वो है स्टार्टिंग सेक्शन 149। आज का लेक्चर लगेगा, अगला पूरा लेक्चर लगेगा, तब जाके 149 कंप्लीट होगा। ठीक है ना? 149 बेयर पढ़ाऊंगा आपको, बेयर के साथ, बेयर से पहले कुछ रोड मैप दे देता हूं आपको इस सेक्शन का। देखिए, बेयर से ही पढ़ना है पूरा ही वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम ही बेयर से पढ़ना है। ठीक है ना? बेयर है, उसका चार्ट्स हैं, वो सब सेकेंडरी चीजें हैं, लेकिन पहले बेयर। एक बार रोड मैप देख लें आप इस सेक्शन का। 149 में आपको 5 चीजें पढ़नी है। क्या क्या ये टॉपिक्स है? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, रेसिडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है? आज के लेक्चर में पढ़ेंगे ये चारों स्टार्टिंग के, और अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ये वाला। सर पूरा लेक्चर लगा दोगे? हाँ जी सर, इंडिपेंडेंट के ऊपर लगभग लेक्चर लग जाएगा, और इसके साथ एक सेक्शन कनेक्टेड 150, वो इसके साथ ही पढ़ाता हूं मैं, 150 इसी के साथ। तो ये 149 प्लस 150 ये हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। आज का हमारा रोड मैप में 4 चीजें पढ़नी है। क्या क्या? मिनिमम, मैक्सिमम, रेसिडेंट और वुमेन डायरेक्टर। 5 चीजें पढ़नी सेक्शन के अंदर, लेंथी सेक्शन है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं, बुक में आइए। 149 देखिए, every company shall have a board of directors consisting of individual as director. Every company shall have a board of directors. Every means even OPC को भी बोर्ड बनाना है, OPC को भी बोर्ड बनाना पड़ेगा अपने यहां पे। तो एवरी कंपनी मीन्स चाहे वो कंपनी प्राइवेट हो, चाहे वो कंपनी पब्लिक हो, चाहे वो कंपनी ओपीसी हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, नॉन प्रॉफिट कंपनी जनरली अभी तक तो। हालांकि नॉन प्रॉफिट कंपनी और एग्जामिशन नीचे है, मैं उसका डिस्कशन करूंगा, तब जाके चीजें थोड़ी सी अफेक्ट हो जाएंगी। ठीक है ना? ठीक है? तो एवरी कंपनी मीन्स चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो,
ये नॉन प्रॉफिट कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो, आपको बोर्ड तो रखना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोर्ड? कलेक्टिव बॉडी। आपने कहीं लिखा नहीं है, बात लिख लेना, यहीं पे लिख लो, सेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मींस collective body of the directors, collective body of the directors। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, डायरेक्टर बनने के लिए आपका क्या होना जरूरी है? इंडिविजुअल, यू मस्ट बी एन इंडिविजुअल, ठीक है ना। और कितने डायरेक्टर होने चाहिए आप देखें जरा, एंड शैल हैव 3 डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में, 3 पब्लिक कंपनी में 2 डायरेक्टर अभी मैंने आपको बताया प्राइवेट कंपनी में, और 1 डायरेक्टर कहां पे? ओपीसी में। और मैक्सिमम होंगे 15 डायरेक्टर्स। ठीक है ना। डन। अब सुनो ध्यान से, कोई भी कंपनी 15 से ऊपर डायरेक्टर भी रख सकती है, लेकिन उसे पहले क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग के अंदर। एनी कंपनी कैन अपॉइंट, मे अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर, लेकिन पहले पास करोगे एसआर। पहले एसआर फिर इंक्रीमेंट। ये नहीं कि पहले पहुंच गए 16-17, बाद में एसआर से रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं आप। रेक्टिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। आपको इंक्रीज करने से पहले क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। मतलब पहले होगा एसआर पास, उसके बाद इंक्रीमेंट बियॉन्ड 15। ठीक है ना। तो प्रायर एसआर पास करना जरूरी है, रेटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। आगे चल के आप बहुत सारी चीजों में पढ़ेंगे, पहले वो एक्ट कर लो, बाद में एसआर से रेटिफाई कर दो, नहीं, पहले एसआर फिर इंक्रीमेंट। ठीक है, बात को समझना ध्यान से। अगला पॉइंट, गवर्नमेंट कंपनी 15 से ऊपर डायरेक्टर रख सकती है बिना एसआर पास किए। एग्जेम्पशन है भाई। गवर्नमेंट कंपनी 15 से ऊपर डायरेक्टर रख सकती है बिना एसआर पास किए। एक बार बता रहा हूं, आगे नहीं बताऊंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनी? कितने? 51% या उससे ज्यादा। तो यू कैन से एटलीस्ट 51% शेयर किसके पास होंगे? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या तो एक स्टेट गवर्नमेंट के पास, या तो एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और पार्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास, या सेंट्रल गवर्नमेंट है पार्टली स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। सेंट्रल के पास, स्टेट के पास, एक से ज्यादा स्टेट के पास, सेंट्रल के पास, स्टेट के पास, सेंट्रल के पास, एक से ज्यादा स्टेट के पास। 51% कैपिटल होनी चाहिए। तो कंपनी क्या बनेगी? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी 15 से ऊपर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। अरे सरकार अपने लोगों को बैठाएगी जब गवर्नमेंट कंपनी में, उनको जो काम दिलाना है ना। समित पात्रा शाम में बैठ के बोल रहा है मोदी जी डैडी हैं हमारे, तो काम तो दोगे आप उनको कहीं ना कहीं। तो काम दिया उसको, एमबीबीएस आदमी को बैठा दिया आपने ओएनजीसी और डायरेक्टर बनाकर। सरकार कहती है टेंशन मत लो, गवर्नमेंट कंपनी में कितने डायरेक्टर रखेंगे, शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है, एसआर पास नहीं करना, खुद को एग्जेम्पशन दे दिया सरकार ने। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट सेक्शन 8 कंपनी में नहीं लगेगी। मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट सेक्शन 8 कंपनी में नहीं लगेगी। क्या बात कर रहे हो सर? तो क्या सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर होने जरूरी नहीं है? ऐसा कब बोला मैंने? हर कंपनी में बोर्ड होगा, इंक्लूडिंग नॉन प्रॉफिट कंपनी, लेकिन बोर्ड में डायरेक्टर कितने होंगे
उस पर लिमिट नहीं लगेगी। मतलब अगर नॉन प्रॉफिट कंपनी में फॉर एग्जाम्पल हम 50 लोग, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यार हमने बनाया क्रिकेट क्लब और सबसे बेहतरीन मैं खेलता हूं, आपका कोच मैं हूं। आपने कहा सर आप बन जाओ डायरेक्टर, आप संभालो, किसी और को बनाया यहां से तो रोज झगड़े होंगे। आप अकेले इस कंपनी को चलाओ, आप बनोगे हमारे डायरेक्टर। ठीक है सर, अगर अकेला डायरेक्टर आपको अपॉइंट करना है अपॉइंट कर लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार समझती है इस बात को। दूसरी बात, कोई सहमति नहीं बन पाई मेरे को लेकर, तो मैंने पक्ष रखा, मैंने कहा एक काम करो 50 बन जाओ डायरेक्टर। आपने कहा इससे बढ़िया बात ही नहीं है। 50 के 50 लोग डायरेक्टर बन गए कंपनी में। सरकार कहती जैसी इच्छा हो वैसा करो, क्योंकि नॉन प्रॉफिट कंपनी में जो मेंबर बनते हैं वो बनते हैं पैशन के साथ, पैशन के लिए। ये बात समझना हमेशा। अगर उनकी इच्छाएं आती कि नहीं हमको भी डायरेक्टर बनना है तो बनो। 50 लोगों ने क्रिकेट क्लब खोला और 50 डायरेक्टर बन गए, सरकार आपको मना नहीं करेगी। सरकार कहती है ना मिनिमम लिमिट लगेगी ना मैक्सिमम लिमिट लगेगी। इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड नहीं होगा, बोर्ड होगा, डायरेक्टर भी होगा, मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं होगी। अगर एग्जेम्पशन ही देना होता तो सरकार ऊपर लिखती ना सर एवरी कंपनी एक्सेप्ट नॉन प्रॉफिट कंपनी। सरकार ने क्या बोला, एवरी कंपनी शुड हैव अ बोर्ड बट द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट विल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ नॉन प्रॉफिट कंपनी। दे कैन हैव इवन लेसर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और मोर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जैसा उनको ठीक लगता है वैसा वो डिसाइड करेंगे। तो दो एग्जेम्पशन मिल गए दो तरह की कंपनीज को। पहला एग्जेम्पशन किसको, गवर्नमेंट कंपनीज को। अच्छा गवर्नमेंट में मिनिमम लिमिट कम हो सकती है क्या, नहीं, मैक्सिमम बढ़ सकती है बिना एसआर के। और नॉन प्रॉफिट कंपनी में दोनों ही लिमिट नहीं लगेंगी और दोनों को एग्जेम्पशन तब मिलेगा जब इन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया होगा। किस चीज को फाइल करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न्स। अगर डिफॉल्ट किया है आपने तो आप ये एग्जेम्पशन नहीं ले पाओगे। सर ये क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है आपको 137 के अंदर, एजीएम से 30 दिन के अंदर आरओसी के पास। एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना पड़ता है सेक्शन 92 के अंतर्गत, एजीएम से 60 दिन के अंदर, अगेन आरओसी के पास। वही तो बात है सर, बोर्ड होना चाहिए, मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड नहीं है। तो जब बोर्ड होना चाहिए तो मिनिमम तो एक होना चाहिए ना, मिनिमम तो एक होना चाहिए। मैं वही उसी पे आ रहा हूं। इन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया होगा, ये नहीं लिखा डिफॉल्ट शुड नॉट बी इन एग्जिस्टेंस। अरे पास्ट और प्रेजेंट टेंस समझते हैं ना, कौन सा टेंस है, पास्ट है या प्रेजेंट है? नॉट डिफॉल्टेड, डिफॉल्टेड पास्ट टेंस। पास्ट में आपने डिफॉल्ट नहीं किया होगा। क्या लिखा है, नॉट डिफॉल्टेड इन द प्रीसीडिंग 5 years, लिखा है क्या? जीवन में कभी भी आपने डिफॉल्ट नहीं किया होगा तभी एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर कभी भी डिफॉल्ट किया है, लाइफ टाइम बैन है आपके ऊपर, आप एग्जेम्पशन नहीं ले सकते, आप एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। क्या लिखा हुआ है, नॉट डिफॉल्टेड, इट मीन्स देयर इज अ लाइफ टाइम बैन ऑन एग्जेम्पशन। जीवन में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा अगर लाइफ में कभी भी डिफॉल्ट किया है तो। सर ठीक कर दिया आपने तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, किया ना आपने डिफॉल्ट, बैन आपके ऊपर लगेगा। ठीक है भाई, डन। आगे बढ़े।
चलिए अब सुने ध्यान से। एक क्वेश्चन पढ़िए जरा। आर्टिकल कहता है डायरेक्टर होंगे 10, कंपनी में डायरेक्टर है 8, बोर्ड कहता है नंबर बढ़ाकर 16 करना है। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? एसआर पास करना जरूरी है। एसआर पास करना जरूरी है। इतना क्लियर है? डन। चलिए अब देखें ध्यान से। इसी सेक्शन में दो और कंसेप्ट का जिक्र है जिसे हम डिटेल में पढ़ना है। पहला क्या है? वुमेन डायरेक्टर। सेकंड इज द, दो चीजें पढ़ ली है हमने। क्या क्या पढ़ लिया भाई? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और दूसरा क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। अब पढ़ना है पहले रेसिडेंट, फिर पढ़ना है फिर उसके बाद वुमेन डायरेक्टर। देखिए ध्यान से, पहले बात करते हैं रेसिडेंट की। रेसिडेंट का डिस्कशन बहुत ज्यादा कम हो चुका है, बहुत ज्यादा कम। सरकार ने 3 बार अमेंडमेंट लॉन्च किया यहां पे और अब चीजें बहुत आसान, बहुत सरल कर दी हैं। अदरवाइज जब ये प्रोविजन आया तो डिस्कशन करीब करीब 35 से 40 मिनट का था, लेकिन अभी डिस्कशन थोड़ा सा कम हो चुका है कंपैरेटिवली अगर आप बात करें। देखिए, हर कंपनी में एक रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए एवरी कंपनी। अब रेसिडेंट डायरेक्टर आपको मिलेगा, रेसिडेंट डायरेक्टर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। वो कब अपॉइंट होगा? जब उसने मिनिमम 182 दिन गुजारे हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अरे क्या बात कर रहे हो सर? आप कोई भी सेक्शन उठा लिए कंपनी एक्ट का, लिखा होता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या इन द पास्ट 1 ईयर, या इन द प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर। इसमें भी ऐसा कुछ लिखा था, ये सब हटा दिया। पहले लिखा था पिछले 1 साल में 182 दिन गुजारने हैं, अब लिखा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 182 दिन गुजारने जरूरी हैं। इस पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? अरे सर सुनो ध्यान से। आप कंपनी बना रहे हो आप 1 अक्टूबर को, बीच में एंट्री होगी नहीं अभी, पहले कंपनी बना लेते हैं उसके बाद लाते हैं 2020। ठीक है भाई? कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये? 2020-21। बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, डिस्कशन लंबा है इसमें, अब हो जाएगा। 182 दिन भारत में गुजारने जरूरी है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग मतलब जिस साल में उसका अपॉइंटमेंट कर रहे हो उस साल में 182 दिन उसका भारत का रेसिडेंट होना जरूरी है। सर 1 अक्टूबर को कंपनी बना रहे हैं, कंपनी बनाते वक्त ही एक रेसिडेंट होना चाहिए भाई, ध्यान रखना। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी एक डायरेक्टर रेसिडेंट जरूर होना चाहिए, बनने से खत्म होने तक। सर जरूरी है क्या? अगर मैं रेसिडेंट डायरेक्टर हूं तो लाइफ टाइम मैं ही रहूंगा? नहीं, एक कोई रेसिडेंट होना चाहिए। कब से कब तक? कब से कब तक? इनकॉर्पोरेशन से वाइंडिंग अप तक। अब इनकॉर्पोरेशन कब हो रहा है? उसी साल 182 दिन इंडिया में होने चाहिए। सर ये तो कमाल हो गया, अभी तो उस साल में दिन ही सिर्फ 180 हुए। साल शुरू कब हुआ, खत्म कब हुआ? यहां पे 30 सितंबर तक, क्योंकि इस दिन आप कंपनी बना रहे हो। सरकार कहती है सर जिस साल कंपनी बनाओगे रेसिडेंट डायरेक्टर तो आपको रखना पड़ेगा, और एलिजिबिलिटी देखेंगे उसी साल के रेसिडेंशियल स्टेटस, उसी साल के। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं?
पुराना प्रोविजन कह रहा था पिछले साल 182 से, अब नहीं कहता, कह रहे जिस साल कंपनी बना रही, जिस साल अपॉइंटमेंट कर रहे हो उस साल क्या होना चाहिए, रेसिडेंट। सरकार कहती है जिस साल कंपनी बना रहे हो उस साल उसका रेसिडेंट होना जरूरी है, लेकिन अगर कंपनी बीच में किसी भी दिन बनाओगे तो आप 182 दिन को प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करिए। हो गई कहानी। नहीं समझे नहीं आप। 182 दिन अगर 365 दिन के लिए है तो अभी तक तो इस साल सिर्फ 6 महीने हुए हैं। कितने डेज होंगे काउंट करेंगे आप, एक बार काउंट कर दीजिए मेरे लिए। 30 अप्रैल के, 31 मई के, 30 जून के, 31 जुलाई के, 31 अगस्त के, 30 सितंबर के, 183 इसका करिए हाफ, आएगा 91.5। जब 365 वहां पे 182 लिया, हालांकि 183 लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, लेकिन 182 लिया है। आप ये माने यहां पे 92 दिन या 91 मान लीजिए, 91, 92 डेज अगर आपने गुजारे हैं भारत में, कब से कब तक, तो आप इस दिन अगर कंपनी बनाएंगे तो आप बन जाएंगे क्या, रेसिडेंट डायरेक्टर। ऐसा घुमाएगा ना इंस्टीट्यूट इस प्रोविजन में केस स्टडी बनाकर, दिमाग खराब हो जाएगा बच्चों का। नीचे वाली लाइन पढ़ना जरा क्या लिखा है, सेकंड लाइन। 2 ही प्रोविजन है, आपको मैं पुराना डिस्कशन दिखा दूंगा, पुराने को परेशान होगा। 1.5 पेज का डिस्कशन था, सरकार ने सब खत्म कर दिया। नीचे पढ़ो जरा क्या लिखा है। In case of newly incorporated company, the requirement under this subsection shall apply proportionately at the end of the financial year in which it is incorporated. आपको रिक्वायरमेंट चेक करनी है proportionately, कितने दिन कंपनी को हुए, कितने दिन वो इंडिया में रहा, रेसिडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। अच्छा, अब एक बात समझना जरा ध्यान से, अभी डिस्कशन स्टार्ट हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। लिखा है प्रोपोर्शनेटली मतलब साल खत्म होते वक्त आप कैलकुलेशन करिए कि वो रेसिडेंट था या नहीं, प्रोपोर्शनेटली। इस अमेंडमेंट को लाने का एक और ऑब्जेक्टिव है। पहले लिखा क्या था, पिछले साल कितना, 182 दिन। इस साल अगर कोई रेसिडेंट नहीं है, मैं कह रहा हूं, और पिछले साल वो रेसिडेंट डायरेक्टर था, इस साल कोई रेसिडेंट डायरेक्टर ही नहीं आपका, तब भी आप मानेंगे इस साल कंप्लायंस हो रहा है कंपनी तक का। मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। पहले प्रोविजन में क्या लिखा था, पिछले साल 182 दिन होने चाहिए। मैं कह रहा हूं आज की डेट में कंपनी में कोई भी, शॉर्ट में बोलते हैं आरडी, कोई भी आरडी नहीं है, लेकिन पिछले साल आरडी था। इस साल आरडी ना होते हुए भी क्या मानेंगे कि कंप्लायंस हो रहा है कंपनीज एक्ट का, क्योंकि कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा था आपसे पहले, इस साल नहीं, आरडी पिछले साल होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर इस साल आरडी नहीं है तो अगले साल डिफॉल्ट मानेंगे, वही तो लोचा है। बात नहीं समझ रहे हो। इस साल अगर आरडी नहीं है, कंपनी कोई आरडी नहीं है, लेकिन पिछले साल आरडी था, तो इस साल आरडी नहीं होते हुए भी, मतलब अगर मैं रेसिडेंट डायरेक्टर हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, मैं इस साल रेसिडेंट नहीं हूं कंपनी का, लेकिन पिछले साल रेसिडेंट था, तब भी मैं क्वालिफाइड हूं क्या बनने के लिए, रेसिडेंट डायरेक्टर। मैं इस साल रेसिडेंट नहीं होते हुए भी क्या हूं, रेसिडेंट डायरेक्टर। तो गलत तो है ना सर। कंपनी एक्ट ने क्या कर दिया, कंपनी एक्ट ने बोला सब पुराना सिस्टम छोड़ो,
अभी की बात करो, हर साल रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और आरडी वही बनेगा जो इस साल क्या है, रेसिडेंट। पता चला पिछले साल तो रेसिडेंट थे, इस साल आप यूरोप में हो, तब भी तो आरडी हो आप इस साल, क्योंकि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड कैसे हो रहा था, पिछले साल के रेसिडेंट के हिसाब से। अभी कैसे डिसाइड होगा, इस साल के। और अगर कंपनी बनती है तो फिर आप प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेशन करिए। अब बाकी सारी कहानियां आपको पता है, अब बात समझना, थोड़ा सा मैं इसमें क्लियर कर रहा हूं और एक बार बेयर पढ़ते हैं और डिस्कशन नए आएंगे। देखिए, एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट, इसका मतलब पता है आपको, एवरी कंपनी का एटलीस्ट मिनिमम एक डायरेक्टर। प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है भाई, क्योंकि ईयर भी कौन सा है, दा मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर। हु स्टेज इन इंडिया, हु स्टेज इन इंडिया, जो भारत में रह रहा है। और आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ टेक्स्ट के अंदर, रेसिडेंशियल स्टेटस, स्टे का मतलब है कुछ थोड़ा परमानेंस होना जरूरी है, जिस दिन भारत से गया, जिस दिन भारत में आया, वो सारे ड्रामे वहीं तक रखे तो ठीक है। मुझे भी पता है उसमें क्या लिखा है, आपको भी पता है, इतना उसमें इसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो फेमा पढ़ेंगे आगे चल के तो वहां तब भी डिस्कशन होगा प्रेसिडेंट का, यहां इतना डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। और एक पॉइंट ध्यान से सुनना, क्या लिखा है, आया गया लेकिन 182 दिन पूरे कर गया। मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्या कॉन्जिक्यूटिव 182 दिन रहना जरूरी है? क्या लिखा है? टोटल पीरियड ऑफ, कभी 40 दिन रहता है, फिर चला जाता है फॉरेन, फिर आता है, फिर रहता है 30 दिन, फिर रहता है 40 दिन। टोटल पीरियड ऑफ, टोटल मीन्स इन एग्रीगेट, कॉन्जिक्यूटिव जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव जरूरी नहीं है। कितने दिन रहना है? 182 डेज। कब रहना है भाई? करंट फाइनेंशियल ईयर में। कंपनी बनी है अगर, नहीं तो फिर आप कैलकुलेशन करिए प्रोपोर्शनेटली, ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन लिखो फटाफट से, केस स्टडी, एडिशनल केस स्टडी बहुत लिखवाऊंगा जो कभी नहीं आई एग्जाम में, लेकिन आ सकती है। देखिए, ब्रेटली, हाँ क्वेश्चन लिखो, हाँ, एक मिनट आ रहा हूं उसमें। ब्रेटली, हु इज अ सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ब्रेटली, हु इज अ सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, comes to India on 1st April 2020, comes to India on 1st April 2020 and resides here up to 30th June 20. 30th June 2020. Full stop. Thereafter, he leaves for his home country. He left for his home country. He left for his home country and resided there for few days. And came back to India
on 1st of October 2020, on 1st of October 2020, 1st of October 2020, full stop. On 15th Feb 2021, on 15th Feb 2021, comma, he decides to incorporate a private company in India. He decides to incorporate a private company in India, but is confused regarding the legal provisions with respect to directors. Legal provisions with respect to directors. Advise him in this respect. बताइए, पढ़ो क्वेश्चन। मैंने दूसरा पॉइंट लगाया ही नहीं है अभी, सिर्फ यहीं से पूछा है क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट नहीं लगेगा इसमें। पढ़ लिया आपने? इंडिया वापस कब आया? और फिर इंडिया में ही था कब तक? कंपनी कब बना रहे? 15 फेब को ना। डेट देखना जरा। 1 अप्रैल से 30 जून 91। ये तो आराम से कंपनी बन जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। 91, ठीक है। 1 अक्टूबर से 14 फेब, कितने दिन हो गए? 150 टोटल। 2 भरोसा करना बहुत गलत होता है, एक बात है। 150 ठीक है ना? ठीक है। 241 दिन वो भारत में रह चुका है ब्रेटली, और अब वो कंपनी बनाना चाहता है। बना सकता है क्या? बना सकता है क्या? सर लगातार तो रहा नहीं है वो। सेक्शन क्या बोल रहा है आपसे? सुनते जाओ मेरी बात। अभी ये पॉइंट मर्ज नहीं किया है मैंने, ये पॉइंट भी लगाऊंगा अभी मैं। टोटल कितना है? 241। 182 दिन रहना था, आप 241 दिन रह चुके हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सेम फाइनेंशियल में कंपनी बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सी कंपनी बनाना चाहता है वो? कौन सी कंपनी बनाना चाह रहा है वो? प्राइवेट कंपनी। तो आपको बताना पड़ेगा उसमें कि देयर मस्ट बी 2 डायरेक्टर्स, जिसमें से होगा एक ब्रेटली खुद, वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट डायरेक्टर। किसी को अच्छा दूसरा डायरेक्टर क्या होगा बताओ? है वुमेन डायरेक्टर। पागल हो गए हो आप? कोई पढ़ाया नहीं, दिमाग क्यों लगा रहे हो आप? कुछ भी। एक रेसिडेंट होना चाहिए, ब्रेटली रेसिडेंट है, वो बन जाएगा। दूसरा डायरेक्टर या तो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट, कोई भी हो सकता है, क्योंकि एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए? रेसिडेंट। दूसरा रेसिडेंट होगा, नॉन रेसिडेंट होगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब इस पॉइंट पे आते हैं। क्या लिखा है इसमें? नई कंपनी में रिक्वायरमेंट होगी जब प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेशन होगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। समझना सर बात को।
ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? 2 होने चाहिए डायरेक्टर, अभी पढ़ा, एक रेसिडेंट दूसरा नॉन रेसिडेंट भी चलेगा। क्या ब्रेटली रेसिडेंट डायरेक्टर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कितने दिन गुजारे उसने इंडिया में? 241 दिन। कितने दिन होने चाहिए इंडिया में? 182 डेज। बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। नया प्रोविजन, नई स्टडी, केस स्टडी। सुनो जरा, पहला, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में आपको चेक करना है, इसका मतलब कंपनी बनाने से पहले तो 92 दिन गुजार चुका था, जैसे कंपनी निकली, जैसी कंपनी बनी वो निकल गया। तो जब प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करेंगे तो कब करेंगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जनाब, अगर सुनो, अगर कंपनी 1 अक्टूबर को बना रहे हो आप, तो पुराना स्टेटस नहीं, यहां का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है आपने। मैंने क्या बोला था आपको? स्टार्ट किया है प्रोविजन मैंने। हर साल जब मैं कह रहा हूं दूसरा साल, तीसरा साल देख लो, क्या देखते हो? पूरे साल में होना चाहिए ना 182 दिन। तो जब कंपनी तो बन गई होती है, तो जब कंपनी थी ही नहीं तब का देख के फायदा नहीं है। तब का देखा आपने, तब वो रेसिडेंट था इंडिया का, जब कंपनी बनाया बाहर चला गया, कंप्लायंस हुआ क्या? तो कब देखना है? जब कंपनी बनाई है उससे लेकर कब तक? आ रही है बात समझ में? अगर कंपनी बनाए हुए 6 महीने हुए हैं तो उसे भारत में 92 दिन होना जरूरी है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, साल खत्म होते वक्त वो भारत का रेसिडेंट होना चाहिए प्रोपोर्शनेटली। बात समझ रहे हो आप? साल खत्म होते वक्त वो क्या होना चाहिए? रेसिडेंट इंडिया का, प्रोपोर्शनेटली। अगर आप पहले कैलकुलेशन देखेंगे तो पहले का रेसिडेंट था, कंपनी बनाई, बाहर चला गया, ही फ्लू। तो आपने क्या देखना है? कंपनी बना लो, साल जिस दिन खत्म होगा, जितने महीने कंपनी काम किया है पहले साल, उतने महीने के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेशन करिए। अगर कंपनी बनी है फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को, कितने महीने चली? तो आप देखिए इन 3 महीनों में एक डायरेक्टर कम से कम क्या होना चाहिए? रेसिडेंट। वो रेसिडेंट कैसे होगा? 182 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, कितना आ जाएगा? 46 के आसपास, 46 ना। तो ये अगर कंपनी 1 जनवरी को बनी है तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक उसका कितने दिन भारत में होना जरूरी है? कब आई बात समझ में? मैं वही तो बोल रहा हूं, आपको प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करना है, स्टार्टिंग में नहीं, बाद में ही करेंगे आप। स्टार्टिंग में किसी को भी रख लो, वो साल के अंत में क्या होना चाहिए? रेसिडेंट। अरे आर्टिकल से मतलब ही नहीं है। आर्टिकल में आप नाम लिखिए, वो बन जाएगा डायरेक्टर। बन गया डायरेक्टर, साल के अंत में उसमें से एक डायरेक्टर रेसिडेंट होना चाहिए, है? हाँ, इनकॉर्पोरेशन से लेकर साल खत्म होने तक। हाँ, अगर नहीं हुए साल के अंत में तब आप डिस्क्वालिफाई, पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर। इतना क्लियर है? डन। चलिए, तो ये 2 चीजें हमने कंप्लीट की, 3 चीजें बल्कि। पहला क्या था? फर्स्ट इज मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर। दूसरा और तीसरा क्या है? रेसिडेंट डायरेक्टर। आगे बढ़े, अगला है नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट, तो आपको नहीं पढ़ाऊंगा मैं, वुमेन डायरेक्टर। आगे बढ़ो, आपको नोट्स में आगे मिलेगा। वुमेन डायरेक्टर, कुछ कंपनीज में वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है, हर कंपनी में नहीं।
अब सुनना बात को ध्यान से, रेसिडेंट होगा हर कंपनी में, हर कंपनी में एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, वुमेन डायरेक्टर हर कंपनी में नहीं, कुछ कंपनी में। कौन सी कंपनी जरा देखो सामने, लिस्टेड कंपनी, अदर पब्लिक कंपनी। एक बात तो क्लियर है, प्राइवेट कंपनी वुमेन डायरेक्टर नहीं होगी, जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लिख दो हेडर में, प्राइवेट कंपनी नीड नॉट टू हैव अ वुमेन डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी नीड नॉट टू हैव अ वुमेन डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी नीड नॉट टू हैव वुमेन डायरेक्टर। ठीक है ना। लिस्टेड कंपनी, अदर पब्लिक कंपनी, कौन सी पब्लिक कंपनी जरा पढ़ो आगे, लिखा है जिसमें जिसकी कैपिटल है 100 करोड़ रुपए। कुछ बेसिक बातें ध्यान रखना, सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, आगे वो चीजें दोबारा मैं उस तरीके से नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। या फिर टर्नओवर है 300 करोड़ का, 300 करोड़ का, ठीक है। सुनो ध्यान से, जब कैपिटल आप देखेंगे तो कैपिटल कौन सी देखनी है आपने, ये ध्यान रखिए। ऑथराइज, सब्सक्राइब, इशूड नहीं। और पेड अप शेयर कैपिटल की अगर डेफिनेशन रेफर करें, पेड अप शेयर की, तो उसमें लिखा हुआ है अनपेड कोई भी पैसा है शेयर होल्डर की तरफ से तो पैसा आप माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। टोटल आपने कौन सी कैपिटल देखनी है? पेड अप शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल कौन सी? इक्विटी प्रेफरेंस कौन सी? बोथ। कौन सी कैपिटल? इक्विटी प्रेफरेंस दोनों, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर? ये चीजें मैं सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टाइम बता रहा हूं, ध्यान रखिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ठीक है, आगे बहुत काम आएगा ये। टर्नओवर देखिए क्या बोलती है डेफिनेशन, वो सारा का सारा पैसा जो आपने रेस किया है, बेसिकली वो सारा का सारा रेवेन्यू जो आपने रिकॉग्नाइज किया है, रिकॉग्नाइज या तो गुड्स बेचकर या सर्विस देकर, के दोनों से, गुड्स बेचकर सर्विस देकर है, दोनों से आप उसे क्या मानेंगे? टर्नओवर। जरा पढ़ो क्या लिखा है। टर्नओवर मींस द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड। डेफिनेशन में पहले फर्क था, पहले डेफिनेशन क्या लिखी थी, अभी रियलाइज हो या ना हो, रिकॉग्नाइज हो गया अगर आपका पैसा तो टर्नओवर में आ गया। तो पैसा कहां से आएगा? पहली बात तो ये कहां दिखाया होगा आपने, कहां से आया होगा पैसा? सेल, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। स्विगी क्या करता है सर? सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर है स्विगी। क्या बात कर दी आपने, दिल तोड़ दिया आज। सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है स्विगी कि वो सेल नहीं कर रहा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है गुड्स को। सेल नहीं है स्विगी का, सेल तो है ही नहीं, सेल ऑफ गुड्स तो है ही नहीं। मेरे पोर्टल में किसी और की पेन ड्राइव बिक रही है, ये बताओ ये क्या है? सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखिए, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही ऑर्डर आता है, हम ऑर्डर वही पूरा काम स्विगी वाला है, हम ऑर्डर उनको भेजते हैं और कहते हैं भाई ये ऑर्डर आया, आप भेज दीजिए। इनवॉइस उनका होता है, हमारा नहीं होता। तो उनकी तरफ से सेल, हमारी तरफ से क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है, सप्लाई। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो पैसा आपने कहां से कमाया? सेल, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस ऑफ गुड्स, या फिर कब कमाया भाई? क्लियर है? ध्यान रखना, मैं टर्नओवर दोबारा नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है ना, आगे बहुत बार आएगा।
क्लियर है? तो वुमेन डायरेक्टर कहां जरूरी है? वुमेन डायरेक्टर जरूरी है पहली बात तो लिस्टेड कंपनी, कितनी भी कैपिटल, कितनी भी नेटवर्क, कितना भी टर्नओवर। दूसरी बात अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी है, बहुत कहां पे जरूरी है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वुमेन डायरेक्टर इज मैंडेटरी। लेकिन कितनी कैपिटल होनी चाहिए? 100 करोड़। कितना टर्नओवर होना चाहिए? 300 करोड़। साथ में क्या लिखा है जरा देखो, साथ में लिखा है कि जब आप ये टर्नओवर और कैपिटल देखेंगे तो आपको ये कैपिटल टर्नओवर देखनी है ऑन द लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर है? अब सुनो जरा, आ रही है बात समझ में? ये प्रोविजन पहले कहीं भी नहीं था पुराने कंपनीज एक्ट में, ये प्रोविजन लाया गया नए कंपनीज एक्ट के अंदर। आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत सारी कंपनी वुमेन डायरेक्टर थी ही नहीं, इंक्लूडिंग रिलायंस, सबसे बड़ी कंपनी भारत की। सरकार ने 1 साल का मौका दिया। ये सेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये रूल जो आप देख रहे हैं, ये आया है, सरकार ने 1 साल का वक्त दिया और बोला कि आप 1 साल के अंदर वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करो। अच्छा, कहीं पर है तो अपॉइंट करना जरूरी है क्या दोबारा से? नहीं, एक कोई वुमेन होना चाहिए। 1 साल के अंदर लगभग सारी कंपनियों ने अपॉइंटमेंट कर दिया। कुछ कंपनीज करीब 400 लिस्टेड कंपनीज तब भी बाकी थी, और मैक्सिमम कंपनीज ने घर के ही लोगों को बना दिया वुमेन डायरेक्टर, इंक्लूडिंग रिलायंस। कुछ स्लाइड दिखाता हूं आपको, अब देखना। एशियन पेंट ऊपर लिखा हुआ है, ट्रिक एंड ट्रीट वुमेन डायरेक्टर फ्रॉम प्रमोटर फैमिलीज। लिस्ट है एशियन पेंट, रिलायंस, रॉयल ऑर्चिड होटल, जेट एयरवेज, एमआरएफ, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, सिप्ला लिमिटेड, ये सब के सब, हाँ, ये सब के सब बेसिकली प्रमोटर फैमिलीज से हैं। बड़ी पुरानी एक स्लाइड है। पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी रेस टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर ऑन बोर्ड अहेड ऑफ April 1 डेडलाइन। More than 400 Indian companies are yet to appoint women director before April deadline. तो ये कहानी है। वुमेन डायरेक्टर अभी भी मैंडेटरी है, ऑब्वियस सी बात है, होना हर कंपनी में नहीं, इन कंपनीज के अंदर। किसी कारण से अगर वुमेन डायरेक्टर का ऑफिस खाली हो गया, बीच में खाली हो गया, जिसे आप बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। सर टेन्योर क्या वुमेन डायरेक्टर का? कोई टेन्योर नहीं है, वैसे ही रिटायरमेंट होगा। अगर रोटेशनल में नंबर आ गया तो ठीक, अगर किसी भी कारण से ऑफिस खाली हो गया, डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, ठीक है ना, अनसाउंड माइंडनेस, किसी भी कारण से, तो वैकेंसी को आप फिल करिए बोर्ड मीटिंग में। एजीएम का वेट करने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी कहां फिल करेंगे आप? बोर्ड मीटिंग में। इस पॉइंट को समझ लेना बहुत ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर इंटरमिटेंट कोई भी वैकेंसी होगी, इंटरमिटेंट मींस ड्यूरिंग द टेन्योर, पहले समझ लो, बाद में इसको मार्क करना, नोट करना। ड्यूरिंग द टेन्योर कभी भी वैकेंसी हुई अगर, आप उसे फिल करिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, बट नॉट लेटर देन द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months from the date of such vacancy, whichever is later. क्या बात कर रहे हो सर? देखिए,
फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट किया आपने, अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर, आपने अपॉइंटमेंट किया 1 सितंबर 2020 को, 1 सितंबर 2020 को, ठीक है। ये टेन्योर चलना था इनका। बीच में किसी कारण से फॉर एग्जाम्पल वुमेन डायरेक्टर को आपने अपॉइंट किया मिसेस डब्लू को, ठीक है। यहां पे बीच में किसी दिन डेथ हो जाती है किसकी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेट ले लीजिए आप, 1 जुलाई 2021 को, ठीक है। प्रोविजन क्या बोलता है सुनो, प्रोविजन कहता है बेटा एक तरीका है 3 महीने के अंदर, वैकेंसी तो फिर बोर्ड मीटिंग में ही होगी, 3 महीने के अंदर बोर्ड मीटिंग करवाओ, हाँ अगर आपकी अगली बोर्ड मीटिंग 1 महीने के अंदर ही हो रही है, आपकी अगली बोर्ड मीटिंग 1 महीने के अंदर ही है, सरकार कहती है विच एवर इज लेटर। तो वैकेंसी फिल कब तक करेंगे आप, इस दिन तक वैकेंसी फिल करना जरूरी है। सो इन दिस केस दिस विल बी द लास्ट डे किस चीज का, टू फिल द वैकेंसी। लेकिन अगर आपकी बोर्ड मीटिंग 1 महीने में नहीं, आपकी बोर्ड मीटिंग स्केड्यूल्ड है 4 महीने के बाद, अगली बोर्ड मीटिंग ही कब हो रही है, ये बोर्ड मीटिंग है ही नहीं, आप मानो 1 महीने वाली, ये बोर्ड मीटिंग ही नहीं है, आप मानिए। अगली बोर्ड मीटिंग कब है, 4 महीने के बाद। तो 3 महीने और अगली बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। अगर अगली बोर्ड मीटिंग 1 महीने में है तो 1 महीना 3 महीना विच एवर इज लेटर। अगली बोर्ड मीटिंग 4 महीने में है तो 3 महीने 4 महीने विच एवर इज लेटर। कम से कम 3 महीने आपको मिलेंगे वैकेंसी फिल करने के लिए, हर केस में कम से कम 3 महीने आपको मिलेंगे ही मिलेंगे वैकेंसी फिल करने के लिए। अरे ये बात समझ में, वैकेंसी फिल कौन सी मीटिंग में होगी, बोर्ड मीटिंग में। आ रही है बात समझ में, वैकेंसी हुई कब तक फिल करनी है, 3 महीने और अगली बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। अगर अगली बोर्ड मीटिंग आपको समझाया 1 महीने में है तो 1 महीना 3 महीना विच एवर इज लेटर। अगर अगली बोर्ड मीटिंग 4 महीने के बाद है, 3 महीना 4 महीना विच एवर इज लेटर। इतना क्लियर है सर? बोर्ड मीटिंग ही नहीं करवाई तो एजीएम भी नहीं करवाई तो, फॉर एग्जाम्पल सुनो 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 सुनो, अगली बोर्ड मीटिंग हो रही 10 महीने के बाद, तो सेक्शन 173 कहता है साल में 4 बोर्ड मीटिंग होनी जरूरी है
और 2 बोर्ड मीटिंग का गैप, मैक्सिमम होगा 120 दिन का। कितना होगा? 120 दिन। तो हर हालत में अगली बोर्ड मीटिंग 120 दिन के अंदर तो होनी ही होनी है। तो 3 महीने और अगली बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। अर्ली दिमाग मत लगाना आप इसमें ज्यादा, विच एवर इज लेटर। मिनिमम कितना समय मिलेगा वैकेंसी फिल करने के लिए? 3 महीने। तो कुछ भी बोलो जस्टिफाई करने के लिए आप, ठीक है। 3 महीने और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, अच्छा नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 1 महीने में है। हाँ, तो 4 महीने कहां से आ गया? 1 महीने, 3 महीने विच एवर इज लेटर। अगली है 4 महीने में, 3 महीने, 4 महीने विच एवर इज लेटर, वहां 4 महीने, ठीक है। अब सुनो 2 बातें और। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप पढ़ेंगे जब, वहां भी कैजुअल वैकेंसी फिल होती है, वहां भी सेम प्रोविजन है, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी? वो वैकेंसी जो ऑफिस के बीच में अराइज होगी, ऑफिस के बीच में, ऑफिस चल रहा है, टेन्योर के दौरान अराइज होगी, आप उसे क्या बोलेंगे? कैजुअल वैकेंसी। रीजन कुछ भी हो सकता है, कैजुअल वैकेंसी फिल करिए आप। तो वुमेन डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी ऐसी फिल होगी, वैसे ही वैकेंसी फिल करनी है किसकी? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। सर बाकी वैकेंसीज, बाकी ऑर्डिनरी डायरेक्टर वैकेंसी फिल कैसे होगी सर? यहां थोड़ी होगी, उसकी वैकेंसी फिल होगी 161 सबसेक्शन 4 के अंदर। कहां फिल होगी? 161 सबसेक्शन 4 के अंदर। ध्यान रखिए, ना 161 यहां लागू होगा वुमेन के ऊपर, ना वुमेन का प्रोविजन ऑर्डिनरी के ऊपर लागू होगा। वुमेन की और इंडिपेंडेंट की वैकेंसी यहीं फिल होगी 149 के हिसाब से। इतना क्लियर है? तो बाकियों की जो वैकेंसी है, बाकी मतलब ये देखिए सामने देखना, ये है 161 सबसेक्शन 4। ये भी किसका है भाई? ठीक है ना। ये वैकेंसी किस डायरेक्टर की तरह बताएंगे आप? ऑफ एनी डायरेक्टर लिखा है, ये कौन सा डायरेक्टर होगा? अरे बताओ, नलायक को बहुत ही बड़े। अदर देन लॉ समझी नहीं आपने अभी तक। लॉ में क्लैरिटी के लिए कभी ये मत लिखो क्या है, हमारे पास नेगेटिव लिस्ट है, तो आप क्या लिखो? अदर देन वुमेन डायरेक्टर प्लस, बाकी संभाल लो खुद ही। अच्छा, इनकी वैकेंसी फिल कब करते हो? आगे पढ़ेंगे हम। इनकी वैकेंसी फिल करते हैं बोर्ड मीटिंग में ही, ठीक है। बाद में अप्रूवल लेनी पड़ती है एजीएम के अंदर, वो बात की बात है, ठीक है ना। क्लियर है? अब देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर भी सेम प्रोविजन है, सेम। ये देखिए, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन आपके सामने, ठीक है। इसी में आप आगे बढ़े, आपको मिलेगा प्रोविजन, लिखा होगा फिलिंग ऑफ वैकेंसी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी फिल करनी है नॉट लेटर देन नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, और 3 महीना विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर। इज इट क्लियर? डन? आ रही है बात समझ में? क्लियर है? चलिए, वुमेन डायरेक्टर में कुछ क्वेश्चन हुए, क्वेश्चन देखना जरा एक बार आप। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, पहला क्वेश्चन पढ़ो।
बताइए 30 जून को वैकेंसी हुई, फिल कर रहे हैं आप, बोर्ड मीटिंग जो 10 सितंबर को है, वैलिड है क्या? कितने टाइम के अंदर कर रहे हैं आप? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने वाली कंडीशन वैसे ही पूरी हो रही है। अच्छा, अगर बोर्ड मीटिंग होती 8 नवंबर को, तब देखें 3 महीना नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, विच एवर इज लेटर। और अगर अगली बोर्ड मीटिंग 8 नवंबर को ही होनी है, तब तो यहां तो कंप्लायंस है। 173 के अंदर 120 दिन से ऊपर कर दिया आपने बोर्ड मीटिंग कराने में, तो वहां का डिफॉल्ट है, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। अगर अगली बोर्ड मीटिंग 3 महीने के बाद भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, 3 महीना अगली बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। इतना क्लियर है? ये क्वेश्चन पढ़ो जरा। लिस्टेड कंपनी इनकॉर्पोरेट किया गया है, इंटरमिटेंट वैकेंसी अराइज हुई 15 जून को, कंपनी वैकेंसी फिल करना चाहती है और अगली बोर्ड मीटिंग हो रही है 14 अगस्त को। फिफ्टींथ जून वैकेंसी का दिन। अगली बोर्ड मीटिंग कब है? 14 अगस्त, ठीक है ना? 3 महीने पूरे कब होंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब बताओ लास्ट डे क्या होगा वैकेंसी फिल करने का? विच एवर इज लेटर। तो लेटर कौन सा दिन आएगा? ये लास्ट डे है। इसमें भी करेंगे अपॉइंटमेंट तो वैलिड होगा, इसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन कब तक? 14 सितंबर तक। इतना क्लियर है? इसका आंसर लिखें आप, एक आंसर लिखवा रहा हूं आपको, 3 पैराग्राफ में आपने बनाना है इसका आंसर। प्रोविजन, सिचुएशन और डिसीजन। पहले में प्रोविजन, दूसरे में सिचुएशन, तीसरे में डिसीजन। देखिए सेकेंड वाले का लिखवा रहा हूं पहले। द प्रोविजंस लेड डाउन the provisions laid down in section 149 of Companies Act 2013 of Companies Act 2013 provides that of Companies Act 2013 provides that in case of intermittent vacancy, in the office of women director, in case of an intermittent vacancy in the office of women director, comma, it shall be filled by the board of directors in the next board meeting or at any board meeting convened in the next or at any board meeting convened in the next 3 months, comma, whichever is later.
प्रिसाइज आंसर लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें प्रिसाइज लिखें बिल्कुल आप। ये आपका फर्स्ट पैरा है प्रोविजन का, सेकंड लिखें आप सिचुएशन का। द सिचुएशन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, द सिचुएशन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन provides that the situation mentioned in the question provides that the office of women director got vacated. The office of women director got vacated on 15th June 2016 in Sky Limited, in Sky Limited। ये आपका सेकेंड पैराग्राफ है सिचुएशन का। थर्ड लिखें आप डिसीजन का। आफ्टर अप्लाइंग द अबव मेंशन प्रोविजंस, आफ्टर अप्लाइंग द अबव मेंशन प्रोविजंस we can conclude that the office of women director shall be filled by the board up to, उसके नीचे आप दो, उसके नेक्स्ट लाइन में आप ए पॉइंट लिखना, पहले ए फिर बी। पहले ए लिखो, फोर्टीन्थ ऑफ अगस्त 2016, 14th of August 2016, that is the day of next board meeting, the day of next board meeting। फिर बी पॉइंट में लिखना आप, फोर्टीन्थ September 2016, 14th September 2016, that is conclusion of 3 months, that is conclusion of 3 months from vacancy। conclusion of 3 months from vacancy। और उसके नेक्स्ट लाइन में, इमीडिएट नेक्स्ट लाइन में सी पॉइंट नहीं बनाना, सिंपल लिखना विच एवर इज लेटर। फिर उसकी नेक्स्ट लाइन में लिखो देयरफॉर कॉमा द कंपनी शैल फिल द वैकेंसी विद इन 3 months, that is up to 14th of September 2016।
ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। एक बार मैं आपको थोड़ा समराइज कराता हूँ चीजें। देखिए वैसे एक चार्ट बुक आपको मिल जाएगी कुछ टाइम में, हाँ 10 से 15 दिन के अंदर। हाँ, जो पेन ड्राइव देख रहे हैं उनका चार्ट बुक होगी, जब उन्हें पेन ड्राइव अवेलेबल होगी। तो अभी फॉर अ वाइल चार्ट से मेरे पास कुछ, मैं चार्ट से भी करवाऊंगा, लेकिन बाद में पहले बेयर, वही अपना फंडा है, पहले बेयर फिर चार्ट। आपको इन केस अभी नोट करना है तो यू कैन क्लिक द फोटोग्राफ एंड यू कैन नोट दिस डाउन एट योर होम। ठीक है, एक बार लेकिन पहले रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 149 में मिनिमम डायरेक्टर्स में बात करें अभी तक, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ओपीसी में कितने, 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक कंपनी में 3। मैक्सिमम कितने हैं भाई, 15। इंक्रीज हो सकते हैं क्या पास करके, एसआर। नॉट रिक्वायर्ड, कहां रिक्वायरमेंट नहीं है, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। जहां तक गवर्नमेंट कंपनी की बात है 51% कैपिटल आपको पता है किसके पास होगी। ठीक है ना। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट नहीं लगेगी किसके ऊपर, सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर। लेकिन आपको ये भी बताया सेक्शन 8 कंपनी में ये एग्जेम्पशन कब मिलेगा, जब उन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया होगा। किस चीज में, नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न्स। ठीक है ना। वुमेन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर। रेसिडेंट डायरेक्टर कौन सी कंपनी में मैंडेटरी, आप बताएंगे कितने होने चाहिए रेसिडेंट डायरेक्टर, 1 होना चाहिए। कब बन सकता है रेसिडेंट डायरेक्टर, आप बताओ। इंडिया में उसने कितने डे स्पेंड किए होंगे, 182 दिन। कब, किस साल, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है ना। वुमेन डायरेक्टर कहां मैंडेटरी है, लिस्टेड कंपनी। पब्लिक कंपनी कैपिटल कितनी, 100 करोड़। पब्लिक कंपनी टर्नओवर कितना, 300 करोड़। कितने वुमेन डायरेक्टर चाहिए भाई, 1। वैकेंसी फिल कब होगी, 3 महीने अगली बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। इतना क्लियर है। तो अभी फॉर अ वाइल ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैंने आपको वहां भी दिया था। ठीक है ना। 105 दिन के बाद अगली बोर्ड मीटिंग है, तो 3 महीने या 105 दिन विच एवर इज लेटर। इतना क्लियर है। चलिए, यू कैन क्लिक द फोटोग्राफ, ये आप ले सकते हैं एक। बहुत बढ़िया। ठीक है। डन। तो 149 में हमने 4 चीजें कंप्लीट कर लिए, मिनिमम, मैक्सिमम, वुमेन डायरेक्टर और रेसिडेंट डायरेक्टर। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, स्टार्ट किया है, फ्लो बनेगा धीरे धीरे। कल का लेक्चर लंबा होगा, हर लेक्चर मैंने आपसे पहले भी कहा 2 घंटे 20 मिनट से लेकर 3 घंटे तक के बीच में होगा। ठीक है ना, करीब करीब 2 घंटा 15 मिनट 20 मिनट से लेकर 3 घंटे तक में। अभी हमने स्टार्ट किया है, वो अगली क्लास से फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। तो अगली क्लास हमने स्टार्ट करना हुआ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो पूरा लेक्चर कंज्यूम होगा और समय लगेगा उसमें। ठीक है ना। आप देखना, ये डायरेक्टर्स इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
अब धीरे धीरे फ्लो बनना स्टार्ट होगा। सेक्शंस आप देखना, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, बहुत मजा आएगा आपको इन सेक्शंस के अंदर, डायरेक्टर से पर्टिकुलरली। ठीक है, ठीक है, इतना ही करते हैं। एक मैंने आपको जो केस स्टडी लिखवाई है, आप उसको एक बार घर से ट्राई करके आए। कौन सी वाली? रेसिडेंट डायरेक्टर वाली। ठीक है ना, इतना ही करते हैं आज। चलिए, कौन सी नोटिंग? अच्छा, बियर 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 बियर, किसी ने अगर नोट करना है ये, ठीक है, डन।